हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अंतर्गत ही आज का जो टॉपिक है या हम सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न को डिस्कस करेंगे या फिर जो सेकंड हमारा भौतिक प्रदेश है इसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है नदर्न प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? नदर्न प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय के साउथ में या फिर हिमालय रीजन के दक्षिण में जो मैदानी क्षेत्र है, प्लेन रीजन है, इसको ही हम नदर्न प्लेन या फिर इंडो गंगेटिक प्लेन या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस हमें यहाँ से एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिएगा। क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल हैं, तो आप किसी भी मीडियम से हमारे इन क्लासेस को देख सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्विक अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए है या फिर क्लास नोट्स चाहिए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन से कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको 40% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम फिर से बता देता हूँ। द नदर्न प्लेन या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान, या फिर इसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस। ठीक है, इंडस का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस का मैदान, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, यहाँ पर आप मैप देखिए, ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ओके, यही है उत्तर का विशाल मैदान। इसको यदि आप देखोगे तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, इन सभी राज्यों में, ये जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, इन सभी राज्यों में ये जो प्लेन या फिर मैदान है ये हमें देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर इसका एक्सपांशन है। ओके, अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, तो मेजरली जो हिमालय रीजन से नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि मान लीजिए गंगा। ओके, गंगा इस प्रकार से निकली, यहाँ पर गई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकली, कुछ इस प्रकार से आई। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से मिली, यहाँ से इंडस निकली और कुछ इस प्रकार से आई। अब इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि गंगा की ऐसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, अपकमिंग लेक्चर्स में हम इनको पढ़ेंगे। यहाँ से यमुना रिवर है, यमुना की भी इस प्रकार से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। यहाँ से गंगा की और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी इस प्रकार से ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। ये इस प्रकार से इन नदियों की भी या फिर इन रिवर्स की भी बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज होंगी। इसी प्रकार से इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। ये तो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना। मतलब यहाँ पर पूरी नदियों का जाल फैला हुआ है, और ये जो रिवर्स है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? ये हिमालय रीजन से, ये हिमालय रीजन से ओरिजिनेट हो रही हैं। ओके, और चूंकि हिमालय रीजन से ओरिजिनेट होती हैं तो इनकी जो स्पीड होती है, इन रिवर की स्पीड होती है, इनमें जो वाटर होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। इनके अंतर्गत इन रिवर्स में जो इरोज़न है ना, जो इरोज़न करने की क्षमता होती है, या फिर वेदरिंग और इरोजन करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी तीव्र वेग इनका होता है। और इसके चलते बहुत सारी जो कंकड़, पत्थर, चट्टान हैं, इनको ये हिमालय रीजन से काट करके लाती हैं, और ये जो नदर्न प्लेन वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये इनको क्या करती हैं? डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में ये काफ़ी स्पीड से प्रवाहित होती हैं, और जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में आएंगी तो स्लोप कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र था, ठीक है, ये मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ से कोई नदी आ रही है ना, और ये फ्लैट हो गया। यहाँ से कोई नदी आ रही थी तो ये पर्वतीय क्षेत्र था। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? स्लोप, पर्वतीय क्षेत्र में जो स्लोप होता है या फिर ढाल होता है, ये काफ़ी तीव्र होता है, तो नदी काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर प्रवाहित होगी, क्योंकि ढाल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये मैदान में आएगी, है ना, जैसे ही ये मैदान में आई तो इनकी स्पीड यहाँ पर क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। स्पीड यहाँ पर क्या होगी? इनकी स्लो, क्योंकि अब यहाँ पर जो ऊंचाई है या फिर स्लोप है वो काफ़ी मंद हो गया है, और इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए हैं, अवसाद लाए गए हैं, उनको ये नदियाँ यहाँ पर डिपॉजिट करेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से ही जो प्लेन होते हैं या फिर मैदान होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रकार से ये नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, चलिए तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिए कि लोकेशन कौन सी है नदर्न प्लेन की। तो आप देखोगे हिमालय के साउथ में है ना, और इसके साउथ में क्या है? यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, ये प्लेट्यू है या फिर ये पठार है।
ठीक है। तो साउथ में है प्लेनिनसुलर प्लेट्यू और नॉर्थ में है हिमालय। यहाँ पर क्या है, हिमालय है, हिमालय। और इन दोनों के बीच में ही आपको देखने को मिलता है नदर्न प्लेन। तो इनकी लोकेशन याद रखना, साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के दक्षिण में, और नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में हमें उत्तर के विशाल मैदान की यहाँ पर इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये मैदान आखिर बना कैसे है। थ्रू द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो मेजर रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है और इंडस, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो इनसे ही ये जो प्लेन है फॉर्मेशन, जो नदर्न प्लेन है इसका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब ये नदी आई और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, है ना, ये इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन सभी ने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं, है ना, यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया। सेडिमेंट्स मतलब क्या होता है, नदी जब भी प्रवाहित होती है, रिवर का जो फ्लो होता है, तो अपने आसपास के रास्ते से वो बहुत सारी चीज़ें क्या काटती है मतलब उसका इरोजन करती है ना, डेन्यूडेशन करती है और अपने साथ बहा करके लाती है। लेकिन जब स्लोप कम होता है तो ये इसके आगे ही क्या करती जाती है, डिपॉजिट करते जाती है, और इस प्रकार से प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो इंडस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो अन्य ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके द्वारा ही जो सेडिमेंट्स लाए गए हैं और सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन किया गया है, उससे ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम एल्यूवियल डिपॉजिट, और एल्यूवियल या फिर जो जलोढ़ निक्षेप हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ निक्षेप या फिर एल्यूवियल डिपॉजिट से इसका फॉर्मेशन हुआ है ना। एल्यूवियल एक प्रकार की सॉइल होती है जो कि काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे ही इन मैदानों का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है इसका एरिया कितना है नदर्न प्लेन का, तो लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो याद रखिएगा ये पूरे नदर्न इंडिया में लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका एक्सपांशन है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इंडिया का सबसे बड़ा या फिर लार्जेस्ट प्लेन है। लेंथ की बात करें 3200 किलोमीटर है। ओके, ईस्ट टू वेस्ट है ना, यहाँ पर ये ईस्ट हो गया यहाँ पर और ये वेस्ट हो गया, तो ईस्ट टू वेस्ट में लगभग 3200 किलोमीटर में ये इस प्रकार से असम तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई जो है, विड्थ जो है, इस प्रकार से इसकी जो चौड़ाई है इस प्लेन की, वो लगभग 150 से लेकर के 300 किलोमीटर है ना। कहीं पर ज़्यादा चौड़ाई होगी, कहीं पर कम होगी, तो एवरेज विड्थ इसकी 150 से 300 मीटर है। अच्छा, इसकी एवरेज हाइट कितनी है ये भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 150 से 200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है ना। तो ये इसकी हाइट चूँकि इतनी कम है इस प्लेन की, यही रीज़न है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स नदियों के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, तो एरिया याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप याद रख लो, इसकी लेंथ की 3200 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी हाइट, तो एवरेज 150 से 200 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और यही रीज़न है चूँकि हाइट इतनी कम है समुद्र तल से, जैसे कि हिमालय रीजन में हमने डिस्कस किया था, हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। सोचो, हिमालय की एवरेज हाइट है 6000 मीटर और इस प्लेन की कितनी है, मात्र 150 से 200 मीटर। तो जब इतनी ऊंचाई से नदियां डायरेक्ट इतनी कम स्लोप में आएंगी तो बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेंगी ही करेंगी, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। स्टेट की यदि हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, है ना, इन सभी राज्यों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिलेगा, हरियाणा, यहाँ पर दिल्ली, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, पश्चिम बंगाल है, कुछ झारखंड का रीजन, कुछ मध्य प्रदेश का रीजन और कुछ असम का रीजन, मतलब असम का रीजन। तो इन सभी स्टेट में जो नदर्न प्लेन है ये स्थित है। इसके पहले जब हमने हिमालय रीजन को डिस्कस किया था तो हिमालय पर कौन कौन से स्टेट हैं हमने ये डिस्कस किया था, है ना, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, 7 सिस्टर। उसी प्रकार से प्लेन में कौन कौन से स्टेट हैं ये भी आपको याद रखना। तो आप ये प्रॉपर तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप इंडिया की, तो इन पर अच्छे से आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके मैपिंग के साथ पढ़ते जाइए। चलिए, नेक्स्ट है द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, है ना। मतलब गंगा रिवर, गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु,
है ना, एक और नाम क्या है, सिंधु। ये मेजर रिवर है और इनकी जो मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज हैं इन सभी का योगदान है नदर्न प्लेन के फॉर्मेशन में। ओके, मतलब सैकड़ों नदियाँ, है ना, सैकड़ों नदियाँ जो हैं इन्होंने उत्तर के विशाल मैदान का फॉर्मेशन किया है। इनकी ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे चंबल है, बेतवा है, सिंध है, यमुना है, कोशी है, सतलज है। ओके, ये सतलज है, व्यास है, रावी है। तो ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं इन रिवर्स की, तो इन सभी का भी योगदान है, याद रखिएगा। ओके, कंट्रीब्यूशन है। हाइट कितनी है, अभी मैंने आपको बता दिया कि 150 टू 200 मीटर इसकी सी लेवल से हाइट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट द रिवर फ्लो विथ कंसिडरेबली स्लो वेलोसिटी, है ना। यही रीज़न है, चूँकि हाइट इतनी कम है तो यहाँ पर आकर के नदियाँ काफ़ी स्लो हो जाती हैं और अपने द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट्स हैं इनको यहाँ पर छोड़ते जाते हैं। क्योंकि देखिए, नदी यदि स्पीड से बहेगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स को भी बहा करके ले जाएगी, लेकिन यहाँ पर यदि इसकी स्पीड स्लो हो गई, है ना, तो सेडिमेंट्स को बहुत ज़्यादा ये बहा करके नहीं ले जाती और यहाँ पर डिपॉजिट करती है। ओके, आगे बात करते हैं। Therefore, the rivers deposit the alluvium carried by them in this region, which accounts for extensive nature of the plain, है ना। अब यहाँ पर जो नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती है, यहाँ पर डिपॉजिट करती है ना, और इन मैदानों की जो ये विशालता है ना, चूँकि ये इतने विशाल मैदान है ना, उसका रीज़न ही ये है कि बहुत सारी नदियाँ हैं और ख़ास तौर पर मेन रीज़न ये है कि हिमालय रीजन से आ रही हैं, पानी बहुत ज़्यादा होता है, इनमें जो इरोज़न की कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, और जैसे ही ये प्लेन में आती है तो वहाँ पर डिपोजिशन बहुत बड़ी मात्रा में करती हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी करके लाती हैं, है ना। यही रीज़न है कि ये नदर्न प्लेन जो है इतना क्या है, विशाल है, या फिर एरिया में इतना ज़्यादा बड़ा है। ओके, द प्लेन इज़ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का सबसे फर्टाइल प्लेन है, यही रीज़न है कि आप देखोगे उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर वीट का एग्रीकल्चर टॉप है ना। ओवरऑल जो फूड ग्रेन है ना, उसका कल्टीवेशन टॉप पर है। वेस्ट बंगाल में आप देखोगे राइस के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल फर्स्ट में है। यदि आप पंजाब और हरियाणा को देखोगे तो पर हेक्टेयर में ये टॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सभी जो स्टेट मैंने बताया, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, नदर्न एमपी का रीजन, ये सारे जो स्टेट हैं, असम, है ना, ये चूँकि ये सभी स्टेट नदर्न प्लेन का पार्ट हैं, यहाँ की सॉइल बहुत रिच है, सॉइल बहुत अच्छी है, वाटर बहुत अच्छा है इरिगेशन के लिए। यही रीज़न है कि सबसे फर्टाइल लैंड है ये हमारे इंडिया का, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ओके, यह मैदानी भाग भारत और विश्व की सबसे उपजाऊ मैदान में है, साथ ही साथ घनी जनसंख्या, है ना। आप देखोगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जो कि हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, बिहार है ना, वेस्ट बंगाल है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो घनी जनसंख्या वाला प्रदेश के रूप में भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। विश्व का मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ये क्या है, प्लेन रीजन है, मैदानी क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि आखिर ये प्लेन बना कैसे है। तो ये इन 3 नदियों और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इनके जो द्वारा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन हुआ है उससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, वो जनरल चीज़ें हमने बात कर ली। अब इसका जो डिवीज़न किया जाता है ये टोटल 2 प्रकार से किया जाता है। एक डिवीज़न है इसका रीजनल डिवीज़न, है ना, जो नदर्न प्लेन है इसका प्रादेशिक विभाजन, मतलब अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, असम का मैदान, है ना। तो जिस राज्य में जो मैदान है उसको उस हिसाब से नाम दे दिया गया है। जैसे कि राजस्थान में जो है वो राजस्थान का मैदान, प्लेन ऑफ राजस्थान। पंजाब और हरियाणा, पंजाब पहले एक ही राज्य था, 1966 में हरियाणा बना, तो इसको हम पंजाब हरियाणा का मैदान बोल देते हैं। फिर गंगा का मैदान है, गंगा प्लेन है, ये 3 पार्ट में है। उच्च गंगा का मैदान, हाई गंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ओके, फिर है ब्रह्मपुत्र का मैदान, मतलब इसको हम असम का मैदान भी बोलते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, असम स्टेट में, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग मैदान मतलब जो ये नदर्न प्लेन है इसको उस राज्य के नाम पर जानते हैं, तो इसका प्रादेशिक विभाजन है, आपको याद रखना है। अब यहाँ से सिर्फ आप इतना याद रखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये दोआब से क्वेश्चन आता है ना। बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चास दोआब और सिंध सागर दोआब, ये क्या है। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ से हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ से देखिए, इंडस रिवर कुछ ऐसी है ना, ये क्या, कौन सी रिवर है, ये है इंडस रिवर। ओके,
यहाँ से यदि आप देखोगे तो एक रिवर कुछ इस प्रकार से आती है जिसका नाम है चेनाब, ठीक है। फिर एक रिवर इस प्रकार से आती है, ये इस प्रकार से आती है जिसका नाम है झेलम, ठीक है। फिर एक रिवर इस प्रकार से आती है जिसका नाम है रावी, ठीक है। फिर एक रिवर इस प्रकार से आती है, ये इस प्रकार से जिसका नाम है सतलज है ना। और सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है व्यास, ठीक है। तो ये है इंडस रिवर सिस्टम, ये मैंने बनाया है इंडस रिवर सिस्टम, ओके। तो इंडस रिवर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं दोआब रीजन। दोआब रीजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक रिवर ये है, ओके, और एक रिवर ये है ना। तो इन दोनों के बीच का, ये दोनों रिवर के बीच का जो ये फर्टाइल रीजन होता है, ये है ना, दो नदियों के बीच का जो ये फर्टाइल रीजन है ना, फर्टाइल रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल रीजन, इसको हम बोलते हैं दोआब, है ना। और इंडस के जो दोआब हैं ये काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि बिस्त दोआब है ना, ये व्यास और सतलज रिवर के बीच में है ना, व्यास ही है सतलज ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा विस्त दोआब, ठीक है। इसी प्रकार से बारी दोआब है ना, बारी मतलब व्यास और रावी है ना, व्यास और रावी के बीच में जो दोआब है उसको हम बोलते हैं बारी दोआब। रचना दोआब जो है ये रावी और चेनाब के बीच में है, ओके, ये रावी है और ये चेनाब है, इसके बीच में जो ये दोआब है इसको हम बोलते हैं रचना दोआब। चास दोआब जो है ये चेनाब और झेलम के बीच में है, चेनाब और झेलम के बीच में जो दोआब है इसको हम बोलते हैं चास दोआब। इसी प्रकार से सिंध सागर दोआब जो है ये झेलम और इंडस के बीच में है। तो ये सभी इंडस रिवर के अंतर्गत जो ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, इनके बीच के जो ये फर्टाइल लैंड है इनको ही हम दोआब बोलते हैं। और बिस्त दोआब है ना, बारी दोआब, ये सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ये आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रचना दोआब किसको बोलते हैं या किन रिवर्स के बीच में है, सिंध सागर दोआब किन रिवर्स के बीच में है, विस्त दोआब किन रिवर्स के बीच में है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलो, तो एक डिवीज़न कौन सा है, एक डिवीज़न ये है कि इसका प्रादेशिक विभाजन, अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग मैदान हैं उन राज्यों के नाम पर उनको हम जानते हैं, और यहाँ पर इस रीजन में ये दोआब याद रखना। अब एक डिवीज़न इसका किया जाता है जो नदर्न प्लेन है, इसका जो डिवीज़न किया जाता है ये रिलीफ और फिजिकल फीचर के बेस पर किया जाता है ना। जो यहाँ पर उच्चावच हैं, उच्चावच अलग अलग स्थल आकृतियाँ बनी हुई हैं, बनाई गई हैं नदियों के द्वारा, जो इनके फिजिकल फीचर हैं, भौतिक लक्षण हैं, इनके आधार पर डिवीज़न किया गया है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के इम्पोर्टेंट रीजन जो हैं वो हमें पढ़ना है। एक है भांवर रीजन, ठीक है, एक है तराई रीजन, बांगर रीजन और खातर रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग स्थल आकृति तो नहीं बोलेंगे, अलग अलग रीजन है जो कि प्लेन रीजन का ही पार्ट है ना, जो उत्तर का मैदान है उसमें ही ये अलग अलग रीजन है, जैसे कि भांवर रीजन, तराई रीजन, बांगर रीजन, खातर रीजन, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है भांवर रीजन, है ना, भांवर रीजन, ओके। अब भांवर रीजन क्या है इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो, भांवर रीजन में क्या होता है, जैसे ही नदियाँ हिमालय को क्रॉस करके मैदान में प्रवेश करती हैं, हिमालय को क्रॉस किया और मैदानों में प्रवेश किया, तो सबसे पहले इनके पास जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, स्टोन, ग्रेवल, पेबल्स, है ना, ये सारी चीज़ें होती है, चट्टानें, उसको वो शिवालिक के बिल्कुल दक्षिण में, है ना, सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, शिवालिक है, तो शिवालिक के बिल्कुल जस्ट दक्षिण में बहुत सारे जो पत्थरों के डिपॉजिट हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बाहर निकलती हैं, है ना, इस प्रकार से शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल, शिवालिक के पैरेलल आप देखोगे इस प्रकार से जो डिपॉजिट हैं इनको हम बोलते हैं भांवर प्रदेश, है ना। मतलब देखो ऐसा समझो जैसे कि ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये हिमालय रीजन है, ओके, ये क्या है, ये हिमालय रीजन है, ठीक है। एक नदी मान लो यहाँ पर इस प्रकार से आई, ठीक है, इस प्रकार से एक नदी बहती हुई आई, एक नदी यहाँ से आई कोई, ठीक है, इनके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होंगे, एक नदी यहाँ से आई कोई, एक नदी कोई इस प्रकार से आई, है ना, ये सब क्या है, नदियाँ हैं, ठीक है। अब चूंकि ये हिमालय रीजन में जब बह रही थी तो इनका स्पीड, इनकी जो वेग है, वेलोसिटी है, स्पीड क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये इनके पास स्लोप ज़्यादा था, है ना, इनके पास स्लोप बहुत तीव्र था, ढाल बहुत
तीव्र था। ढाल ज़्यादा होने के कारण, स्लोप ज़्यादा होने के कारण इनका वेग बहुत ज़्यादा था, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर फ्लैट सरफेस पर आई, जैसे ही ये प्लेन रीजन में आई, तो समुद्र तल से हाइट काफ़ी कम हो गई, है ना। हमने भी पढ़ा कि 150 से 200 मीटर ही हाइट है। तो हाइट कम हो जाने के कारण यहाँ पर इनकी जो स्पीड है नदियों की, वो बहुत मंद हो जाती है। इसके कंपैरिजन में स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। और सबसे पहले ये नदियाँ क्या करती है, इनके पास जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, चट्टानें, बोल्डर्स हैं, इनको ये शिवालिक के दक्षिण में इस प्रकार से डिपॉजिट करते जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अब उतनी इनके पास क्षमता नहीं है कि ये इनको आगे कैरी करके ले जाए, क्योंकि इनका वेग काफ़ी कम हो गया है ना। तो इस प्रकार से फिर ये आगे बढ़ती हैं इनको यहाँ छोड़ते हुए। तो ये जो पत्थरों वाला रीजन है, ककड़ीला पथरीला क्षेत्र जो है यहाँ पर मैंने बताया, इसी को हम बोलते हैं भांवर प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? ही हम बोलते हैं भांवर रीजन, भांवर प्रदेश। तो क्या बोलेंगे? हिमालय के दक्षिण में जो पत्थरों वाला क्षेत्र है, बड़े बड़े स्टोन्स वाला रीजन है ना, इसको ही हम बोलते हैं भांवर रीजन, भांवर प्रदेश। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इतने ज़्यादा पत्थर देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ जो हैं कई बार इन पत्थरों के बीच में प्रवाहित होती हैं, है ना, और डिसअपियर हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि चट्टाने पत्थर इतने अधिक मात्रा में है कि इन पत्थरों के बीच में ही पानी प्रवाहित होता है, चट्टानों के बीच में ही पानी कई बार प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इस रीज़न की ये विशेषता होती है कि यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, है ना। इसके अलावा याद रखना कि एग्रीकल्चर के लिए ये जो प्लेस है ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पूरा ककड़ीला और पथरीला क्षेत्र होता है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं होता है ना। तो ये कुछ विशेषता हैं या फिर इनका सिग्निफिकेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन के। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। यहाँ पर देखो, ये इस प्रकार का भांवर रीजन है, पूरा ककरीला पथरीला क्षेत्र है। तो एक जनरल सी इमेज बनाई हुई है। बाकी कुछ इस प्रकार का ही पथरीला क्षेत्र होता है, जो कि शिवालिक के दक्षिण में होता है, और यहाँ पर नदियाँ इनके बीच में प्रवाहित होती हैं। ओके, चलो, तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में याद रखना ये है, पैरेलल टू द शिवालिक, मतलब जैसे कि ये शिवालिक है। ओके, तो शिवालिक के ही पैरेलल में ये भांवर रीजन है कुछ इस प्रकार से, जो कि ककड़ीला और पथरीला क्षेत्र है, याद रखिएगा, साउथ ऑफ द शिवालिक। ओके, 8 to 16 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू तिस्ता, इंडस रिवर सिस्टम से लेकर के तिस्ता रिवर के बीच में ये पूरी जो पट्टी है, स्ट्रिप है, ये फैली हुई है, जिसको हम भांवर रीजन बोलते हैं। लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी है ना। इसकी चौड़ाई जो है 8 to 16 किलोमीटर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये फैली हुई है। इट फॉर्म्स बाय द रॉक्स, चट्टाने, पेवल्स जो कंकड़ पत्थर होते हैं, स्टोन्स है ना, पत्थर, ग्रेवल्स, बजरी। तो इन सभी जो पथरीले रीजन हैं, पत्थर की चीज़ें हैं, टूटे हुए चट्टान के टुकड़े हैं, इन सभी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। हियर द रिवर्स डिसअपियर एंड अंडरग्राउंडेड, यहाँ पर नदियाँ जो हैं पत्थरों के बीच में प्रवाहित होती है, तो कई बार यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। ओके, याद रखिएगा। दिस रीजन इज़ लेस फर्टाइल एंड इट्स सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यह क्षेत्र बहुत कम उपजाऊ है और यहाँ पर कृषि नहीं होती है, या फिर यहाँ की मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट भांवर रीजन के हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रीजन जो है वो है तराई रीजन। तराई रीजन की यदि हम बात करें तो भांवर के ही साउथ में आप देखोगे, भांवर के जस्ट दक्षिण में, है ना, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये क्या है, ये हमारा शिवालिक था। शिवालिक के दक्षिण वाला रीजन जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं भांवर रीजन। ओके, ये कौन सा रीजन था? ये भांवर रीजन था, है ना, भांवर रीजन था। ठीक है, अब इसी के दक्षिण में जब नदियाँ निकलती हैं कुछ इस प्रकार से, इसको क्रॉस करती हैं इस रीजन को, तो फाइन पार्टिकल्स, महीन जो छोटे छोटे कण होते हैं नदियों में, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको डिपॉजिट करती हैं इस रीजन में, है ना। तो ये फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, महीन कण जो होते हैं, सेडिमेंट्स के महीन कण, इनके डिपोजिशन मिलते हैं आपको तराई रीजन में। इसके अलावा याद रखना ये काफ़ी मॉइस्ट रीजन है, काफ़ी नमी वाला रीजन है ना। यहाँ पर नमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा है, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है। इस रीजन में रेनफॉल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि शिवालिक हिमालय, जहाँ से देखिए मानसून की एक ब्रांच इस प्रकार से हिमालय से टकराती है, और हिमालय से टकरा करके वापस लौटती है,
और जब ये वापस लौटती है ये ब्रांच तो तराई रीजन में काफ़ी ज़्यादा वर्षा करती है। इसके अलावा नदियाँ भी इस भावर रीजन को जब क्रॉस करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा फैल करके क्रॉस करती हैं। तो याद रखिएगा ये काफ़ी नमी वाला क्षेत्र होता है, मॉइस्चर वाला रीजन होता है ना। यहाँ पर वर्तमान में एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर है वो भी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसी फसलें ली जाती हैं, ऐसी क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर केन, है ना, शुगर केन जिनको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है ना, चावल या फिर राइस हो गया, ओके, जूट हो गया। तो ऐसी फसलें यहाँ पर ली जाती हैं जिनको ज़्यादा मॉइस्चर की, ज़्यादा सिंचाई की, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ओके, तो एक बार हम थ्योरी के थ्रू इसको हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा द मॉइस्ट एंड मर्सी, है ना, नमी वाला और दलदली क्षेत्र होता है, लाइंग साउथ ऑफ द भांबर इज कॉल्ड तराई, है ना। भांवर के साउथ में जो नमी वाला क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम तराई रीजन बोलते हैं। इन द तराई रीजन द रिवर्स रिमर्ज ऑन द सरफेस, है ना। जैसे कि भांवर में क्या हो गया था, नदियाँ जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो गई थी या फिर विलुप्त हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, लेकिन तराई में वापस से नदियाँ ऊपर आ जाती हैं, सतह पर आ जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। और यहाँ पर फाइन एल्यूवियल के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, जो बारीक कण हैं मृदा के या फिर रेत के या फिर जो भी सेडिमेंट्स हैं, तो फाइन पार्टिकल्स या फिर बारीक कणों के डिपोजिशन देखने को मिलते हैं। तराई क्षेत्र में नदियाँ धरती पर प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट स्ट्रेचेज एज अ बेल्ट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 किलोमीटर वाइड साउथ ऑफ द भांवर रीजन। भांवर रीजन के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में ये पूरा रीजन फैला हुआ है, याद रखिएगा, है ना। तो भांवर के दक्षिण में तराई लगभग 30 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन बोलते हैं। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द तराई लैंड हैज़ बीन रिक्लेम्ड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारा जो तराई रीजन है अब एग्रीकल्चर में यूज़ होने लगा है। इज़ वेल सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन शुगर केन एंड राइस, है ना। राइस, शुगर केन, जूट, इस प्रकार की जो फसलें हैं जिनमें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नमी की, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो ऐसी फसलें तराई रीजन में ली जाती हैं, आपको याद रखना है। ओके, दीज मर्सी रीजन आर होम टू क्रॉलिंग एनिमल्स, पॉइजनस इंसेक्ट्स, पाइथन एंड क्रोकोडाइल, है ना। इस जीव चूँकि यहाँ पर नमी ज़्यादा है, पानी है, जंगल क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर है, तो यहाँ पर वैश्येलिक कीट, अजगर, मगर, इस प्रकार के रेंगने वाले जीव जंतु ये देखने को मिलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये है तराई रीजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो दो चीज़ें हमने देख ली, भांवर और तराई, है ना। अब हम बात करना है हमें खादर की और बांगर की। ये ऐसे सब टॉपिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, बांगर, खादर से इन चारों रीजन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब इनको हम साथ में ही समझेंगे कि बांगर क्या है और खादर क्या है। जैसे कि देखिए कि नदी का क्षेत्र, यहाँ से नदी आपकी ओर आ रही है ना, आपकी ओर यहाँ से नदी बह रही है, ये नदियों के आसपास का क्षेत्र है, ये नदियों के पास का क्षेत्र है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो कि ये फ्लड प्लेन है, ये फ्लड प्लेन है, या फिर ये बाढ़ के मैदान है, ये बाढ़ के मैदान है ना। और ये नदियों से दूर का क्षेत्र है, ये मान लो इस प्रकार से क्षेत्र है, नदियों से दूर का क्षेत्र है, ये नदियों के दूर का क्षेत्र है और ऊंचा क्षेत्र है ना, एलिवेटेड रीजन है ये, और काफ़ी दूर है ना, इस रीजन से काफ़ी दूर है, ये पर्टिकुलर ऐसा क्षेत्र है। तो ये पास वाला जो क्षेत्र है नदियों के एकदम पास में जो है और फ्लड प्लेन या फिर बाढ़ के मैदान में है। बाढ़ का मैदान मतलब क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है या फिर नदियों में उसका पानी जब बढ़ जाता है तो आसपास नदी ये हो सकता हो कि पानी जब बढ़ जाए इसमें या फिर बाढ़ आ जाए तो यहाँ तक इस पूरे रीजन को ये कवर कर लेगी, इस पूरे रीजन को ये कवर कर लेगी, तो इसको हम बोलते हैं बाढ़ के मैदान, है ना। तो ये बाढ़ के मैदान या फिर नदियों के जो आसपास का रीजन होता है इसको ही हम बोलते हैं खादर रीजन। क्या बोलते हैं, खादर रीजन, या फिर इसको हम बोलते हैं खादर प्रदेश। क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश या खादर रीजन। याद रखिएगा ये नदियों के पास होते हैं और कम ऊंचाई वाले होते हैं, आसानी से नदी का पानी यहाँ पर एंटर करता है ना। अब देखो होगा क्या, जैसे कि मान लो ये नदी थी, है ना, ये नदी का जहाँ पर प्रवाह है या फिर रिवर का जहाँ पर फ्लो है ये उसका स्थान है ना। ये वाला मान लो यहाँ पर फ्लड प्लेन है, ये क्या है, ये फ्लड प्लेन है,
या फिर ये बाढ़ के मैदान है। ये क्या है? बाढ़ के मैदान है। जब बाढ़ का पानी यहाँ पर आएगा वर्षा ऋतु में, मान लो बाढ़ आ गई इस नदी में और पानी यहाँ तक आ गया, पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, बाढ़ समाप्त होगी और नदी का पानी वापस से अपनी यहाँ पर बहने लगेगा। लेकिन इसके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए थे, रेत, कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह जो लाई गई थी, वो नदी यहाँ पर ही छोड़ देगी, है ना। अवसाद वापस नहीं जाते, सेडिमेंट्स वापस नहीं जाते, पानी वापस चला जाएगा, लेकिन सेडिमेंट्स यहाँ पर ही रह जाएंगे। तो ये जो सेडिमेंट्स वाला रीज़न है, ये दोनों नदियों के दोनों साइड फ्लड प्लेन में जो सेडिमेंट्स वाला रीज़न है, इसको ही हम बोलते हैं खादर रीजन। मतलब यहाँ पर क्या होती है, जो भी यहाँ पर सॉइल है इसका रिन्यूएबल होता रहता है, लगातार इसका क्या होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है। मतलब एक साल आई, एक साल बाढ़ आएगी तो नई मृदा आएगी यहाँ पर, है ना, उसमें कृषि वगैरह होगी। फिर दूसरे साल नई मृदा आएगी, तो नई नई जो मृदा है ये रिवर के द्वारा लाई जा रही है, फ्लड के द्वारा लाई जा रही है, आसपास के रीजन में बिछाई जा रही है। जबकि बांगर रीजन में क्या होता है, बांगर रीजन काफ़ी दूर के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए काफ़ी दूर के और ऊंचे क्षेत्र हैं, यहाँ तक अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। यहाँ पर ये वाला रीज़न है, यहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। पहले कभी पहुँचता होगा, क्योंकि नदियाँ हजारों वर्षों में समय के साथ अपना रास्ता भी बदलती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुरानी जलोढ़ है, यहाँ पर पुरानी मृदा है, पुरानी जलोढ़ है जो कि नदियों के द्वारा डिपॉजिट की गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर मृदा का पानी नहीं आता, क्योंकि नदियों से काफ़ी दूर का क्षेत्र है और ऊंचा क्षेत्र है। तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिलती है और इसको ही हम बोलते हैं बांगर रीजन। तो ये बांगर रीजन है और वो खादर रीजन है, ठीक है। तो एक बार हम थ्योरी के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। खादर क्या होता है? खादर इज द पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया वेयर न्यू एल्यूवियल इज डिपॉजिट। यहाँ पर न्यू एल्यूवियल है ना, यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नई जलोढ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगातार मिट्टी नई आती रहती है, बाढ़ के थ्रू, पानी के थ्रू, सेडिमेंट्स के थ्रू। दिस रीजन इज मेनली लोकेटेड इन फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, है ना, जो बाढ़ के मैदान हैं नदियों के आसपास के, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। तो खादर उत्तर भारत के विशाल मैदान का वह भाग है जहाँ पर नवीन जलोढ़ के निक्षेप मिलते हैं और ये मुख्यतः नदियों के बाढ़ के मैदानों में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, नदियों के पास के क्षेत्र हैं, कम एलिवेटेड हैं, है ना, लेस एलिवेटेड हैं, कम ऊंचे क्षेत्र हैं, और लगातार न्यू एल्यूवियल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इट्स एलिवेशन इज लोअर देन बांगर, है ना, बांगर से कम ऊंचा ये क्षेत्र होता है, तभी पानी लगातार यहाँ पर आ पाता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? नई जलोढ़, ये पॉइंट याद रखना, नई जलोढ़, या फिर यहाँ पर न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट, न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। और सबसे उपजाऊ, जो पूरे नदर्न प्लेन में सबसे उपजाऊ भूमि है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है, वो यही वाला होता है। ओके, नेक्स्ट है बांगर रीजन। तो बांगर रीजन क्या होता है भैया? तो नदियों से दूर का क्षेत्र है ये वाला, नदियों से दूर का और थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र जो है, इसको हम बोलते हैं बांगर रीजन, और ये वाला था खादर रीजन, है ना। तो प्राचीन समय में कभी नदी ने यहाँ पर सॉइल का डिपोजिशन जो किया था, है ना, तो नदियों से दूर का ये क्षेत्र जिसको हम बांगर रीजन बोलते हैं, और यहाँ पर ओल्ड एल्यूवियल डिपॉजिट पाए जाते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया कंपोज्ड ऑफ ऑल ओल्ड एल्यूवियल एंड लाइज अबव द प्रेजेंट डे फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, है ना। जो फ्लड प्लेन है, बाढ़ के मैदान है, इससे दूर के और काफ़ी ऊंचे क्षेत्र हैं, और यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है। दीज रीजन रिप्रेजेंट द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द प्लेन, ऊंचाई वाले ये क्षेत्र हैं इस मैदान के। यहाँ पर वीट, ग्राम, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं या फिर फसलें हैं, इनका एग्रीकल्चर किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत सिंपल हैं, बस अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है ना। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ चारों रीज़न। देखो, सबसे पहले भांवर रीज़न। भांवर रीज़न शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के साउथ में पत्थर वाला जो रीज़न है, जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स, ग्रेवल्स, पेवल्स, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं भांवर। क्या बोलते हैं? भांवर, ठीक है। पथरीला क्षेत्र है, एग्रीकल्चर नहीं होगा, और ये शिवालिक के दक्षिण में है, ठीक है। ये शिवालिक है, ये शिवालिक के साउथ में है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो तराई वाला रीजन है, वो फाइन पार्टिकल के डिपॉजिट हैं, महीन कणों के डिपॉजिट हैं, है ना। यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है ना, मॉइस्ट रीजन है। यहाँ पर नमी ज़्यादा है, ओके, नमी ज़्यादा है,
और एग्रीकल्चर में आप देखोगे जैसे कि राइस हो गया, शुगर केन हो गया, है ना, जूट हो गया, इस प्रकार की एग्रीकल्चर गतिविधियां होती हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने देखा खादर और बांगर। तो खादर क्या है, नदियों के पास का रीजन, फ्लड प्लेन वाला रीजन जहाँ पर लगातार बाढ़ आती है और नई नई सॉइल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, न्यू एल्यूवियल यहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्ट फर्टाइल लैंड है ये इस नदर्न प्लेन का। बांगर रीजन कौन सा है, नदियों से दूर का रीजन है जहाँ पर अब बाढ़ नहीं आती, बाढ़ का पानी नहीं आता, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, चलो एक रीज़न और है डेल्टा, चूँकि डेल्टा भी यहाँ पर बनता ही है, इसी मैदान इसी का पार्ट है, तो इसको भी हम देखते हैं। डेल्टा हमेशा कहाँ बनेगा, नदी एक जगह से ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा, जैसे कि कोई माउंटेन है, ये यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई और किसी सी या फिर ओशियन में जाकर के मिलती है। ओके, ये इस प्रकार से कोई समुद्र है या फिर सी या फिर ओशियन है। ओके, तो नदी जब ओशियन या फिर सी के पास जाने वाली होती है तो ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी में, छोटी छोटी वितरिकाओं में नदी इस प्रकार से बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते इसका स्लोप बहुत कम हो जाता है। स्लोप कम होने के कारण जो इसमें सेडिमेंट्स हैं उनको नदी बहुत कई किलोमीटर के क्षेत्र में इस प्रकार से डिपॉजिट करते जाती है और छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज के रूप में इसका जो वाटर है वो समुद्र या ओशियन में जाकर के मिलता है। तो ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं डेल्टा रीजन। और हमारे भारत में यदि आप देखोगे तो ईस्टर्न कोस्ट वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे डेल्टा देखने को मिलेंगे, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, यहाँ कावेरी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा। तो ये पूरा रीजन डेल्टाई प्रदेशों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डेल्टा इज़ अ लैंडफॉर्म वाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स बाय द रिवर एट इट्स माउथ, particularly where the river enters a sea or lake. It generally triangular shape, नॉर्मली आप देखोगे ट्राइंगुलर शेप का ही होता है, वैसे और भी शेप होते हैं लेकिन ज़्यादातर ट्राइंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। डेल्टा उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से नदी के मुहाने पर बनता है। नदी का मुहाना मतलब जब नदी अपने समुद्र से मिलती है, किसी ओशन से मिलती है, तो उसका जो एंड पॉइंट होता है उसको ही हम मुहाना बोलते हैं। विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ नदी किसी समुद्र या झील पर गिरती है, इस भूभाग को क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्मली त्रिभुज आकृति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होते हैं, रिवर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है और ट्राइंगुलर शेप में होती है, इस कारण से इसको डेल्टा बोलते हैं, या फिर डेल्टा की ये क्या है, डेफिनेशन है। ओके, रिवर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो इनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये पूरा हमारा नदर्न प्लेन का रीजन था। ज़्यादातर क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा है यहाँ से ही हमें देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या बोलते हैं? व्हाट आर द न्यू ट्रैम्बलिंग डिपॉजिट इन द गंगा यमुना प्लेन इज कॉल्ड? ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट जो होते हैं, जहाँ पर न्यू एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, उस रीजन को हम बोलते हैं खादर। और ओल्ड एल्यूवियल कहाँ देखने को मिलती है? ओल्ड एल्यूवियल देखने को मिलती है बांगर में। ओके, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या बोलते हैं? ठीक है, हिमालय के सहारे, जो शिवालिक हिमालय है, इसके सहारे जो समतल मैदान है, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द फ्लैट प्लेन एक्सटेंडिंग अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड? तो इसको हम बोलते हैं भांवर, है ना, मतलब शिवालिक के पैरेलल, शिवालिक के साउथ में जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? भांवर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांवर रीजन। ओके, नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? व्हाट इज़ द लैंड ऑफ द तराई रीजन लाइक? है ना, किस टाइप का ये लैंड होता है? तो भैया ये समतल होती है, बिल्कुल फ्लैट है, इस प्रकार का मैदान है ना। नमी भी है यहाँ पर, मॉइस्ट रीजन भी है, मर्सी रीजन भी है, दलदली रीजन भी है। तो उपरोक्त सभी, मतलब इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जो तराई रीजन होता है यहाँ पर मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्ट रीजन भी होता है, याद रखिएगा। मर्सी रीजन भी होता है, ये मर्सी रीजन भी होता है, और फ्लैट तो होता ही, जो प्लेन रीजन होते हैं ये फ्लैट ही होते हैं। ओके, तो तीनों ही इसके हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर होती है? विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश?
तो तराई रीजन में लार्ज स्केल पर आप देखोगे धान की खेती होती है, ज़्यादा जो नमी वाली फसलें हैं, जूट की खेती होती है और गन्ने की होती है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, है ना। ऐसी फसलें जिनमें ज़्यादा जल, ज़्यादा वाटर, है ना। गेहूं की भी हो सकती है पर वैसा कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है 1 और 3, है ना। नहीं तो गेहूं को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर होगा 1, 2 और 4 होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट नदर्न प्लेन। उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में निम्न में से कौन सी नदियां सहायक हैं? तो उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में नर्मदा ताप्ती तो है नहीं है, गोदावरी कृष्णा भी नहीं है, महानदी ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ओके, क्योंकि ये साउथ इंडिया की या फिर पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, इसकी ये रिवर है मेजर। तो नदर्न इंडिया की कौन सी है, हिमालय रीजन की कौन सी है? इंडस, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है द नदर्न ग्रेट प्लेन डू नॉट एक्सटेंड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उत्तर का विशाल मैदान निम्न में से किस राज्य में नहीं फैला है? तो पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन महाराष्ट्र जो है ये पूरा प्लेट्यू में है ना। जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू डिस्कस करेंगे जब देखेंगे कि महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है ये पूरा पठारी रीजन है, ये प्लेन रीजन में स्थित नहीं है। जबकि ये जो 3 स्टेट हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये प्लेन रीजन में है। नेक्स्ट है भांवर क्षेत्र का विस्तार किन नदियों के बीच में देखने को मिलता है? बिटवीन विच रिवर्स डज द भांवर रीजन एक्सटेंड। तो भांवर जो है ये सिंधु से तिस्ता के बीच में है। अभी मैंने आपको बताया था इंडस से तिस्ता के बीच में, शिवालिक के दक्षिण में जो पथरीला रीजन है ना, जो ग्रेवल्स स्टोन से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, उसको ही हम भांवर रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन। इनमें से कौन से सबसे अधिक उपजाऊ रीजन है? तो जो खादर रीजन है ना, जो फ्लड प्लेन में देखने को मिलता है, बाढ़ के मैदानों में या फिर नदियों के पास वाला रीजन होता है, ये खादर रीजन मोस्ट फर्टाइल रीजन होता है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल फाउंड। पुरानी जलोढ़ मृदा किस रीजन में देखने को मिलते हैं? भांवर, तराई, बांगर या खादर। तो इसका जो आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलरेडी 8 MCQs मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा दी हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। दिया गया नंबर है हमारा, इससे आप हमारे नोट्स अवेल कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं, या फिर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो हमारी एप्लीकेशन में इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स है, आप डिटेल में मुझसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक GK 1000 सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉम्बो ऑफर है। इस कोर्स को आप जरूर अवेल करिए। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करिए और 40% का डिस्काउंट अवेल करिए। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।